हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। चलिए, करंट अफेयर की जो भी दिवाली के अवसर पर जो भी आप लोगों का छूटा था, आज हम लोग उस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। और देखिए, ये जो श्रृंखला है करंट अफेयर की, इसको आप लोग अपनी आदत बना लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के पहले प्रेशर क्रिएट ना हो। अगर आप लोग 10 से 20 मिनट 25 मिनट भी अगर आप लोग डेली करंट अफेयर पे इस श्रृंखला को फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से फंस जाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की पहली खबर पे। देखिए, अम्बडेस इन मिलेट्स, ठीक है, ये क्या है? ये मोदी जी द्वारा लिखा गया एक गीत है। तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो अम्बडेस इन मिलेट्स के लेखक कौन है? तो पीएम मोदी इसके लेखक हैं, ठीक है। और इनको लिखने में इनकी सहायता एक दंपतियों के द्वारा किया गया था, यानी एक पति पत्नी है जो जिनका नाम क्या है, फाल्गुनी शाह, और उनके पति का नाम गौरव शाह। इनके सहयोग से ये पुस्तक मोदी जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो अभी ये चर्चा में क्यों आया है कि क्योंकि इस पुस्तक को क्या है, ग्रैमी अवार्ड हेतु नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अमडेस इन मिलेट्स पुस्तक किसकी है? पीएम मोदी की। उसमें साथ कौन दिया है? तो फाल्गुनी शाह ने और गौरव शाह ने, ठीक है। और इसे भी ग्रैमी अवार्ड हेतु नॉमिनेट किया गया है। तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, दिवाली के अवसर पर अयोध्या चर्चा में ही रहता है। चलिए देखते हैं इस बार क्या रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए, अयोध्या दीपोत्सव, ठीक है, कब मनाया गया? 11 नवंबर 2023 को मनाया गया। एक बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया, तो अयोध्या दीपोत्सव कब मनाया गया? तो लोग सोचते हैं कि मतलब दिवाली के ही अवसर पे मनाया जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अवसर पे तो मनाया जाता है, लेकिन दिवाली से एक दिन पहले मनाया गया, 11 नवंबर को। ये याद रखिएगा। और इस बार रिकॉर्ड क्या बना है? एक साथ 22,23,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना है, और अपना 2022 का भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। तो ये याद रखिएगा कि अयोध्या दीपोत्सव कब मनाया गया? 11 नवंबर को मनाया गया। कितने दिए एक साथ जलाए गए? 22,23,000 दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होंगी। चलिए बात कर लेते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। देख लेते हैं कि क्या है आज का तीसरा प्रश्न। तो देखिए, आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया? देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड में के देहरादून में आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये संस्करण याद रखिएगा, आईटीबीपी का 62वां संस्करण था, तो ये याद रखिएगा। और इस अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा संबोधन किया गया। ये पूछ सकता है कि आईटीबीपी का 62वें स्थापना दिवस पर संबोधन कौन किया? तो पीएम मोदी ने संबोधन किया। मनाया कहाँ गया? तो देहरादून में मनाया गया। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आईटीबीपी की? 24 अक्टूबर 1962 को। ये स्टैटिक पार्ट हो गया। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं। दो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है, दो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसको देख लेते हैं कहाँ पे आयोजन किया गया है। देखिए, एक है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IPEF, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक। और दूसरा है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इन दोनों का बैठक जो है वो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो पीयूष गोयल ने भाग लिया है। ये याद रखिएगा कि दोनों की बैठक कहाँ हुई है? सैन फ्रांसिस्को में हुई है। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया? पीयूष गोयल ने भाग लिया। और आयोजन कहाँ किया गया? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। चलिए बात कर लेते हैं अपनी। देखिए, इस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कि सबके सर चढ़ कर बोल रहा है। तो देखिए, एक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है। देखिए क्या है कि दुनिया की पहली रोबोट CEO, ठीक है, ये याद रखिएगा कि दुनिया की पहली रोबोट CEO कौन बना है? मीका। इनका नाम जो है, लेडीज़ हैं, ये पुरुष नहीं है, ठीक है, ये रोबोट है लेकिन लेडीज़ रोबोट है। और इसको अपना CEO कौन बनाया है मीका को? डिक्टा कोर कंपनी जो है यूएसए की है, उसी के द्वारा इसको अपना CEO नामित किया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है। और आप लोगों को पता है कि ये चीज़ें
बहुत ज़्यादा इस टाइम एआई चर्चा में चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये खबर है कि दुनिया की पहली रोबोट सीईओ किसको बनाया गया है, तो मीका को बनाया गया है और डिक्टा कोर कंपनी यूएसए के द्वारा इसको अपना सीईओ चुना गया है। देखिए एक धान की नई किस्म आई है, ठीक है, पूसा 2090, ठीक है। तो पूसा की जो है कि 2090 एक किस्म आई है, किसकी किस्म है, ये धान की किस्म है, ये याद रखिएगा, धान की किस्म है। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, के द्वारा पराली जलाने से निपटने हेतु इस धान को विकसित किया गया है। आपको पता है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में क्या है कि पराली के जलने की वजह से वातावरण काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अभी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि दिल्ली का प्रदूषण में क्या स्थिति चल रही है, ठीक है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तो उसी से निपटने के लिए क्या है कि ये धान को विकसित किया गया है। इस धान की किस्म में क्या है कि जो पराली जलता है, यानी धान का जो पौधा होता है, जब धान को हम लोग मतलब निकाल लेते हैं पौधे से, तो जो पराली बचता है उसी को जलाते हैं। तो यहाँ पे पराली के क्या है कि क्वांटिटी जो है उसका पौधे का, वो क्वांटिटी छोटा होगा और उससे क्या होगा कि पराली कम से कम मतलब पराली की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, और अगर इसको जलाते भी हैं तो कम मात्रा में हमको वातावरण में धुएं के माध्यम में कमी देखने को मिलेगी। तो आप लोग को यहाँ पे देखिए ये याद रखिएगा, ये तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिए। तो ये पूसा 2090 क्या है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित है, ये याद रखिएगा किसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और किसकी किस्म है ये पूसा 2090, धान की नई किस्म है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक आरक्षण से संबंधित बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ देखने को मिल रही है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए बिहार विधानसभा ने अभी हाल ही में क्या किया है, SC ST OBC और EBC हेतु आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। तो याद रखिएगा SC ST OBC और EBC हेतु आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी विधेयक किसने पास किया, तो बिहार विधानसभा ने पास किया है। अगर बात करें कि वर्तमान में बिहार में कितना परसेंट आरक्षण हो गया, तो टोटल 75% आरक्षण हो गया। देखिए ये 65% में EWS शामिल नहीं है। EWS का अगर 10% हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, 10% जोड़ देते हैं तो टोटल 75% हो जाएगा। 65% क्या हो जाएगा आपका, SC ST OBC व EBC जो हेतु आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया गया है, वो हो जाएगा 65%, और 10% आरक्षण को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 75% हो जाएगा। और अब पूछ ले कि कितना परसेंट इनके लिए बढ़ाया गया है, तो ये याद रखिएगा कि 15% की बढ़ोतरी की गई है। कितना, 15% की बढ़ोतरी की गई है। ये भी आप याद रखिएगा कि कितने परसेंट बिहार विधानसभा ने आरक्षण को बढ़ाया है, तो 15% बढ़ाया है। चलिए बात कर लेते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय के परिसर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा। देखिए मिट्टी कैफ़े, ठीक है, आपसे सीधे पूछ लेगा मिट्टी कैफ़े क्या है, तो उसके बारे में बताना है कि मिट्टी कैफ़े क्या है, उसके बारे में आपको समझ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं DY चंद्रचूड़ द्वारा परिसर में दिव्यांग कर्मियों के द्वारा, याद रखिएगा कि दिव्यांग कर्मियों के द्वारा संचालित, ये मतलब मिट्टी कैफ़े किसके द्वारा संचालित होगा, दिव्यांग जो कर्मचारी होंगे उनके द्वारा संचालित होगा। मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के द्वारा उद्घाटन किया गया है, और इसको संचालित कौन करेगा, दिव्यांग कर्मी इसको संचालित करेंगे। तो मिट्टी कैफ़े आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति व विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये विज्ञान दिवस ये राष्ट्रीय नहीं है, ये विश्व विज्ञान दिवस है। कौन सा है, विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये किस विज्ञान दिवस की बात हो रही है, तो विश्व विज्ञान दिवस की बात हो रही है। किसकी, विश्व विज्ञान दिवस की बात हो रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो विश्व विज्ञान दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 2002 से मनाया जा रहा है, ठीक है। इसको यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और 2023 की थीम क्या है, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, यानी विज्ञान में विश्वास बनाना है, ठीक है। इसका थीम आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। डेट याद रखिएगा कि विश्व विज्ञान दिवस का डेट कब मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है।
एक कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी 2023 में ही शुरू किया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो इसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं। यूनेस्को के द्वारा 2022 को सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था, तो 2022 को घोषित किया गया था। ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसके द्वारा जो है दशक वर्ष की बात करें तो यूनेस्को के द्वारा 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक कब से कब घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, 2021 से 2030 तक। चलिए बात करते हैं इसी में। यूनेस्को विश्व विज्ञान दिवस को बढ़ावा देने के लिए हर 2 वर्ष में कलिंगा पुरस्कार देता है। कौन सा पुरस्कार देता है? विश्व विज्ञान दिवस को बढ़ावा देने के लिए कलिंगा पुरस्कार देता है। कितने वर्षों पे देता है? 2 वर्षों में देता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कलिंगा पुरस्कार, तो कलिंगा तो उड़ीसा में है, ठीक है। कलिंग जो है उड़ीसा में है, तो उसका भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्यों इसका नाम कलिंगा पुरस्कार पड़ा है, तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले देख लेते हैं कि 2023 का यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार किसको दिया गया है? एना मारिया सेट्रेटो को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एना मारिया सेट्रेटो को ये पुरस्कार दिया गया है, कलिंगा पुरस्कार 2023 का। यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है? तो कलिंगा पुरस्कार ही यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार है और ये 1951 में कलिंगा पुरस्कार की स्थापना किया गया था। कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक जो हैं पटनायक विजयानंद हैं। कौन है? पटनायक विजयानंद के द्वारा स्थापित है, इसीलिए याद रखिएगा इसी के नाम मतलब ये कलिंगा के ही थे उड़ीसा के, तो उन्हीं के नाम पे ये है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नोबेल प्राइज़ जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है संपत्ति अपनी दान में दी गई थी। तो उसी तरह जो है पटनायक विजयानंद के द्वारा यूनेस्को की ये चीज़ें दान में दी गई थी, इसी के नाम पर ये पुरस्कार का नाम कलिंगा पुरस्कार पड़ा है। चलिए बात कर लेते हैं आगे प्रश्न की। एक राजकोट गुजरात में क्या हुआ है? भारत बायोटिक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा किसके द्वारा? भारत बायोटिक्स द्वारा देश की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? राजकोट गुजरात में की गई है। किसके द्वारा किया गया है? भारत बायोटिक्स के द्वारा किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं एमएसएमई की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की संख्या 15 करोड़ से अधिक रोजगार लोग इसी क्षेत्र में कर रहे हैं, ठीक है। इस 15 करोड़ में भी 3.4 करोड़ कह सकते हैं 3.5 करोड़ महिलाएं कार्यरत हैं। तो ये डाटा आप लोगों से सीधा सीधा पूछ सकता है, तो ये टोटल याद रखिएगा 15 करोड़, महिलाओं का कितना है? 3.4 करोड़ महिलाएं इसमें कार्यरत हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2008 से इसको मनाया जा रहा है। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं की जयंती के अवसर पर इनकी जयंती जो है 11 नवंबर को ही होती है। इन्हीं की जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है क्योंकि इनका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है और भारत के पहले शिक्षा मंत्री जी की जयंती पे ही इसको मनाया जाता है। इनका जन्म देख लीजिए 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ है। इनका जन्म याद रखिएगा क्योंकि ये अदर कंट्री में इनका जन्म हुआ है लेकिन ये भारत में इनका समय बीता है, तो ये याद रखिए क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन और जो आईएनसी कांग्रेस थी उनसे संबंधित ये इनका जो है रहे हैं, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका जन्म याद रखिएगा कहाँ हुआ है? मक्का सऊदी अरब में हुआ है। और ये देखिए 12 वर्ष, काफ़ी ये प्रतिभावान व्यक्ति थे और 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने क्या किया है? नैरंग ए आलम पत्रिका शुरू किया था, ठीक है। नैरंग ए आलम पत्रिका शुरू किया था। तो ये सीधे सीधे पूछ सकता है कि नैरंग ए आलम पत्रिका किसकी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है। और आईआईटी और यूजीसी, ठीक है,
तो इसकी स्थापना इन्हीं के समय में, जब ये शिक्षा मंत्री थे तो इन्हीं के समय में आईआईटी और यूजीसी की स्थापना किया गया था और इन्हीं का सहयोग था जिसकी वजह से इसकी स्थापना हो पाई थी। ठीक है, तो इस यही सब कारण है कि इन्हीं के जन्म दिवस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा है। तो 1940 से 46 तक कांग्रेस के, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या रहे हैं ये अध्यक्ष। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक यही अध्यक्ष भी रहे हैं आईएनसी के, ये याद रखिएगा। ठीक है, और पहली बार इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी, तो 1923 में। ठीक है, कोकोनाडा में इनकी अध्यक्षता की गई थी। ये पूछा गया है कितनी बार ही रिपीट हुआ है, और सबसे कम उम्र में आईएनसी की अध्यक्षता करने वाले भी व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। और इनका जुड़ाव देखिए खिलाफत आंदोलन से भी है, कांग्रेस आंदोलन से भी ये जुड़े रहे हैं। और इनकी रचनाओं से संबंधित अगर कुछ बात कर लेते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसीलिए यहाँ पे शामिल कर दिया है। एक अल हिलाल 1912 में इनके द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ब्रिटिशों के द्वारा इसको, साप्ताहिक था, इसको ब्रिटिशों के द्वारा इसको क्या किया, बंद करा दिया गया। और अलबगा 1914 में शुरू किया गया, लेकिन फिर इसको भी ब्रिटिशों के द्वारा 1916 में इसको बंद करा दिया गया था। फिर इनकी अन्य रचनाएं में देख लेते हैं, लिसान उस सुदूक और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कुरान। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कुरान, गुबार खातिर और दर्स ए वफ़ा, और सबसे महत्वपूर्ण है इंडिया विंस फ्रीडम। न जाने कितनी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये इनकी आत्मकथा भी है और इसके लेखक भी ये खुद ही हैं। ठीक है, और इन्हीं के समय में देखिए संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापित हुआ, साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित हुआ, ललित कला अकादमी 1954 में स्थापित हुआ, और इनको भारत रत्न कब मिला था, मरणोपरांत इनको मिला था 1992 में। और देखिए जो जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय है, प्रारंभ में इसकी स्थापना 1920 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, बाद में इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इसके जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है, इसके संस्थापक सदस्य भी हैं। लेकिन इसकी स्थापना जब हुई थी तो ये संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत को ही बोला जाता है उत्तर प्रदेश, तो अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी, बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम से संबंधित इतनी चीज़ें हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और इसको याद करिए, क्योंकि ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड पत्र पत्रिकाओं से संबंधित सारे यहाँ पे शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 12 नवंबर को क्या मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, और विश्व निमोनिया दिवस की शुरुआत 2009 से हुआ है। ठीक है, और जो ये निमोनिया होता है उसका एक कारण नहीं होता है, कई सारे कारण होते हैं। ये वायरस के कारण भी होता है, जीवाणु के कारण भी होता है, फंगस के कारण भी होता है, परजीवी कारण भी होता है, और भी बहुत से कारण हैं जिसके कारण ये चीज़ें होती हैं। तो विश्व निमोनिया दिवस कब से मनाया जा रहा है, 2009 से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। कारण क्या है, वायरस और जीवाणु और फंगस, परजीवी, अन्य कारणों से भी होता है। चलिए देखिए एक समिट हुआ है उसको देख लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया जल सहयोग पर संस्करण 6वां कार्य समूह की बैठक कब हुई, यानी भारत ऑस्ट्रेलिया जल सहयोग पर 6ठे एडिशन की कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में हुई। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जल सहयोग पे। अगर आप लोगों को जल रिपोर्ट पढ़ना हो तो जाके हमारे वीडियो में जाके पूरा प्लेलिस्ट में देखिए। एक जल रिपोर्ट पे पहली बार जो आई है जनगणना, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को शामिल कर दिया गया है। आने वाले टाइम में जो भी अब एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे आपको जल रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहली बार भारत में क्या हुआ है, जल पे जनगणना हुई है। ठीक है, तो वो आप लोग जाके ज़रूर उसको देखिए, वहाँ से एक प्रश्न दो प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, और बाघ रिपोर्ट से संबंधित भी एक पूरा का पूरा लिस्ट डाल दिए हैं कि बाघ रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या क्या चीज़ें हुआ है, तो उसके बारे में भी पूरा विवरण दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए धन्वंतरि जयंती कब मनाया जाता है, तो धन्वंतरि जयंती जो है धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है, और भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है इसी धनतेरस के अवसर पर। ठीक है, और 2016 से मनाया जा रहा है, और 2023 की थीम क्या रखी गई है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इस बार की थीम रखी गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नारी शक्ति टूवर्ड्स वुमेन लेड डेवलपमेंट पर G20 कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। फिर देखिए सिक्किम राज्य में क्या हुआ है, सिक्किम राज्य को क्या किया गया है, नेशनल ज्योग्राफी सर्वे में 2024 के लिए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ
30 गंतव्यों, विश्व से सर्वश्रेष्ठ 30 मतलब 30 शहरों को शामिल किया गया है। 30 शहर क्या कर सकते हैं, 30 राज्यों को शामिल किया गया है। उसमें एकमात्र भारत का तरफ से राज्य शामिल हुआ है सिक्किम। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि नेशनल ज्योग्राफी सर्वे में 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ 30 गंतव्यों में भारत की तरफ से एकमात्र भारतीय स्थल शामिल किया है सिक्किम राज्य को। देखिए, एक झील जो है इंडोनेशिया जावा में जो स्थित है, उसको अभी हाल ही में क्या हुआ है कि चर्चा में रहा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। कावा इजेन क्रेटर झील, ठीक है, कहाँ है, जावा इंडोनेशिया में है। और ये विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील है, ठीक है, सबसे बड़ी अम्लीय झील है। इसको खौलती हुई कढ़ाई भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका पानी हमेशा खौलता रहता है। अम्ल है तो जानते रहे हैं कि आप लोग खौलता ही रहेगा। और कॉपरनिकस पर्यवेक्षक अभियान के तहत चर्चा में है, ठीक है। तो ये चीज़ की वजह से ही ये अभी चर्चा में रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चैम्पियन ऑफ चेंज, ठीक है, चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड 2023 को इसको दिया गया है डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संरचनाओं का जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। तो ठीक है, आपको पता है कि इसकी राजधानी भी है, आयोजित किया गया है, ठीक है। इस बार का थीम क्या है, टार्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट द रोल ऑफ NHRI, ठीक है। और भारत का जो नेशनल ह्यूमन रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष कौन है, अरुण मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, और इनके द्वारा, अरुण मिश्रा के द्वारा इसमें भाग लिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा ट्रैवल मार्केट जो है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लंदन में किया गया, यानी ब्रिटेन में किया गया, ये याद रखिएगा। और इस विश्व के सबसे बड़े ट्रैवल मार्केट में भारत की तरफ से पर्यटक मंत्रालय ने भाग लिया। और यहाँ पे पर्यटक मंत्रालय के द्वारा अतुल्य भारत ने विजिट इंडिया थीम के तहत उपस्थिति दर्ज की। तो किस थीम के तहत उपस्थिति दर्ज की, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें और एक चीज़ है कि पर्यटक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहीं से ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान शुरू किया गया है। तो ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान पर्यटक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो कहाँ से शुरू किया गया है, तो लंदन UK से शुरू किया गया है, ठीक है। और किस आयोजन में शुरू किया गया है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 में शुरू किया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। देखिए, ये सीरीज मुख्यतः जो है आपके सभी एग्ज़ामों में काम करेगा, चाहे आपका RO का एग्ज़ाम हो, ठीक है, RO का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर जो आने वाला UP PCS, ठीक है, UP PCS, ठीक है, उस एग्ज़ाम की बात कर ले, या फिर UP SSSC, या फिर आप लोग बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, या भी कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये करंट अफेयर की श्रृंखला सभी एग्ज़ामों में उपयोगी सिद्ध होगी। और आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर को आप लोग जब तक डेली रूटीन में नहीं लेके आते हैं, तब तक करंट अफेयर तैयार करना आसान नहीं होगा। और आप लोग याद रखिएगा, आप लोग इस श्रृंखला को फॉलो करिए, और जैसे ही घटना सार की समसामयिकी आती है, आप लोगों को हम वो भी कंप्लीट कराएंगे। और उम्मीद है कि वो 15 जनवरी के आसपास या 10 जनवरी के पास आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। आप लोगों को बुक से अगर दिक्कत होगी, हम पूरा उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।